हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स देख रहे थे। प्रीवियस चैप्टर में हमने डायपोल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था उसे फिनिश किया। अब आते हैं कुछ एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और अभी तक हम क्या क्या बता चुके हैं, तो कूलम्स लॉ हो गया है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फोर्स ड्यू टू चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो चुका है। और इसके बाद डायपोल में हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल देख चुके हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल देख चुके हैं, टॉर्क ऑन डायपोल देख चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और टॉपिक था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो ये सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि एक बार सारा कुछ रिवाइज कर ले और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर ले। इससे जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं एसी वर्मा का है, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेज इज इंक्रीज। दो चार्ज है, दोनों चार्जेज के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ाया जा रहा है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेज, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। क्लियर है। अब यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि अगर सेपरेशन हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, R का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है डिक्रीज करेगा, तब तो हमारा आंसर डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ओवरऑल जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर Q1 Q2 में से कोई एक चार्ज निगेटिव रहा, यहाँ पर बताया नहीं है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, अगर एक निगेटिव रहा तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर, सही आंसर इसका जो होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज, डिपेंड्स अपॉन चार्ज। चार्ज किस टाइप का है, दोनों अगर सेम चार्ज होगा तो इंक्रीज करेगा, अगर चार्ज सेम रहा तो सेपरेशन बढ़ने से डिक्रीज करेगा, ठीक है। दोनों चार्ज अगर सेम रहा, सेपरेशन हम लोग बढ़ाएंगे तो R का वैल्यू इंक्रीज करेगा और R का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमारा जो U का वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगा। और वहीं अगर दोनों में से कोई एक निगेटिव रहा तो रिवर्स मिलेगा, ठीक है। R बढ़ाएंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो घटेगा, लेकिन निगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है वही बड़ा नंबर होता है, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन। एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं ए पॉजिटिव चार्ज है, इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रो चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, Q1। अब Q1 की वजह से यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा, यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा Q के नज़दीक वो हाई होगा। और इससे अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जाएंगे तो पोटेंशियल 0 मिलेगा। हम मान लेते हैं इनिशियली हमारा ये जो चार्ज है इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तभी यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा, अदरवाइज निगेटिव कर देंगे तो यहाँ का पोटेंशियल 0 और यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये तो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हायर पोटेंशियल को लेकर के जाना है, और जिस चार्ज को लेकर के जाना है वो चार्ज भी हमारा पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1, इसका नाम Q2 रख देते हैं, Q1 Q2 बाई R। अब यहाँ पर जब हम लोग 0 से हायर पोटेंशियल की ओर बढ़ रहे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जब इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव रहा और हम लोग इन दोनों को आपस में एक दूसरे के क्लोज लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना ही बढ़ना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेज आर केप्ट एट पॉइंट ए एंड बी। दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक को ए पर रखा गया है और दूसरा को रखा गया है बी पर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज स्टडीड।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टडी किया जा रहा है पॉइंट ए और बी के बीच में। व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जबकि ए से बी की ओर मूव करते हुए, मतलब कि ए से बी की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। कहने का मतलब ए हम लोग को पता करना है कि जब ए से बी की ओर हम लोग मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो अगर हम लोग कोई पॉइंट यहाँ पर ले लें, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि कोई पॉइंट है, मान लेते हैं वेरिएबल पॉइंट एक्स, ठीक है। एक्स पॉइंट पर हम लोग वेरिएबल डिस्टेंस एक्स पर ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ओ है, मतलब ए से एक्स डिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद पता कर लेंगे कि एक्स को वैरी कराने से, एक्स का वैल्यू कम या ज़्यादा करने से पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। मान लेते हैं ए से बी का टोटल जो डिस्टेंस है डी है, तो पॉइंट ओ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, ए के वजह से होगा और साथ में बी की वजह से पोटेंशियल होगा। अब ए की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो ए की वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस एक्स है तो हम लोग क्यू बाई एक्स लेंगे, और चार्ज जो है दोनों का दोनों चार्ज हम लोग क्यू एज्यूम कर लिए हैं, तो ए की वजह से चार्ज क्यू और डिस्टेंस एक्स, और साथ में प्लस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से निकालेंगे तो यहाँ पर क्यू और डिवाइडेड बाई ए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स, ठीक है, डी माइनस एक्स। अब एक चीज़ हम लोग को पोटेंशियल हम लोग को देखना है कि एक्स को वैरी कराने से पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब अब हम लोग को डी वी बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेना है। तो डी वी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग बाहर रखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को करना है, तो a हो जाएगा x के पावर, यहाँ पर तो -1, x के पावर -1, तो a हम लोग को देगा -x के पावर -2, मतलब कि -1/x², तो यहाँ पर हो जाएगा -1/x²। और इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो a हम लोग को देगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम लोग को करना होगा, पहले तो नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ऊपर का डिफरेंशिएशन 0 देगा, इंटू ऊपर का मल्टीप्लिकेशन इंटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को -1 मिलेगा, और डिवाइडेड बाई फिर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग अगर सोल्व करें तो हम लोग को मिलेगा इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो ये हमारा जो पूरा टर्म है आ गया 1/x² प्लस 1/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो ये सोल्व करने से आएगा -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू डी माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन का ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को मिलेगा इक्वल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2dx, और डिवाइडेड बाई नीचे जो रहेगा x इंटू डी माइनस एक्स का ओवरऑल का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, अगर यहाँ से d हम लोग कॉमन ले ले तो हम लोग का आ रहा है dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -d कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा qd/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में हम लोग का रह गया यहाँ पर dx इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस डी डिवाइडेड बाई नीचे का जो सारा टर्म है इसका होल स्क्वायर, मतलब कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको हम लोग k एज्यूम कर लेते हैं, और k का होल स्क्वायर, अंदर वाला जो सारा टर्म है उसको k एज्यूम कर लिए। अब k पॉजिटिव है या निगेटिव, स्क्वायर करने से ओवरऑल हमको a पॉजिटिव मिलने वाला है, मतलब a टर्म हम लोग को पॉजिटिव ही मिलेगा। अब देख रहे हैं कि dv बाई डी एक्स हमारा जो है ये dv बाई डी एक्स विल बी लेस देन 0 इफ, ये लेस देन 0 कब होगा, जब 2x माइनस डी लेस देन 0 होगा, या फिर x लेस देन d/2 होगा,
ठीक है। तो x लेस देन डी बाई टू के लिए जो हमारा डी बाई डी एक्स है वो निगेटिव आ रहा है, मतलब कि x बराबर लेस देन डी बाई टू हमारा जो वैल्यू है पोटेंशियल का और डिक्रीज करेगा, और उसके बाद ए पॉजिटिव आएगा डी बाई डी एक्स, फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, मतलब कि यहाँ से x बाई टू तक, ठीक है, d बराबर x बाई टू, सॉरी x लेस देन डी बाई टू, एक्स का वैल्यू डी बाई टू से जब तक कम रहेगा, यहाँ पर हमारा वैल्यू डी बाई टू आ रहा है, ठीक है, तो डी बाई टू से पहले तक पोटेंशियल जो है डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाएगा, और उसके बाद जो है पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू कर देगा, तब आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज देन इंक्रीज। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ओरिजिन पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। इस तरह से एक सर्किल बना लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ए स्मॉल सर्किल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द ओरिजिन कटिंग द एक्सिस एट ए बी सी डी। ए को कट कर रहा है ए जीरो पर, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए जीरो पर कट कर रहा है पॉइंट ए, और यहाँ पर माइनस ए जीरो, ए हो जाएगा माइनस ए जीरो, माइनस ए जीरो पर हमारा जो पॉइंट है वो है सी, और उसके बाद जीरो माइनस ए पॉइंट हो जाएगा जीरो माइनस ए, और इस पर है हमारा जीरो माइनस ए पर डी है, यहाँ पर डी होगा, और यहाँ पर बच गया हम लोग का बी, तो बी हो जाएगा जीरो और ए पर, वाई कंपोनेंट इसका ए होगा, ठीक है। तो उसके बाद रेस्पेक्टिवली अब बोल रहा है कि आउट ऑफ द पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ सर्किल द पोटेंशियल इज मिनिमम। पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पर होगा, ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं भी बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा डी आर और ई के बीच का एंगल होगा। अब आते हैं सबसे पहले हम लोग भी ए निकाल लेते हैं। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, और डिस्टेंस का भी डायरेक्शन इधर है, मतलब कि कॉस थीटा यहाँ पर हम लोग का जीरो आएगा, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा माइनस ई डी आर कॉस जीरो वन होता है। उसके बाद आते हैं पॉइंट भी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और डिस्टेंस का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब कि एंगल 180, और एंगल 180 आएगा तो कॉस 180 निगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई डी आर। उसके बाद आते हैं पॉइंट बी पर, भी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और ऊपर की ओर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस का, ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री आएगा, तो भी कितना मिलेगा जीरो। इसी तरह से भी डी अगर निकालेंगे तो वो भी जीरो मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हम लोग जो डिस्टेंस ले रहे हैं नीचे की ओर ले रहे हैं, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को पूछा था कि मिनिमम पोटेंशियल कहाँ पर होगा, तो मिनिमम पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं ए पर आ रहा है निगेटिव, ठीक है, ये हमारा मिनिमम पोटेंशियल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट, बॉडी को लगा करके चार्ज किया जा रहा है, तो इसका वेट क्या होगा। तो दो बॉडी को अगर हम लोग रब करते हैं और रब के द्वारा चार्ज करते हैं तो ये या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मानते हैं ये हमारा ए है, ए बी है, तो अगर बी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब कि ए इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, बी पर या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। बी अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लूज इलेक्ट्रॉन लूज किया, और अगर निगेटिव चार्ज आया इसका मतलब कि गेन इलेक्ट्रॉन, तो गेन करेगा तो भी मास क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा, गेन करेगा तो स्लाइटली इंक्रीज करेगा मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया उस पर, और अगर लूज करेगा तो मास इसका स्लाइटली डिक्रीज करेगा, तो आंसर हो जाएगा मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, यह हम मान लेते हैं हमारा यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर कहीं पर एक डायपोल रख दिया गया है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल, तो प्रीवियस कल के वीडियो में ही हमने बताया था कि नेट फोर्स जो होता है अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो हमेशा जीरो ही होता है। यहाँ पर मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा और यहाँ पर निगेटिव क्यू होगा, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई,
और निगेटिव चार्ज और फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा माइनस QE, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फोर्स क्या मिलेगा, ऑलवेज 0। तो ये हमेशा 0 होता है किसी भी एंगल पर हम लोग डाइपोल को ले लेंगे। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द फिगर, द वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम P to A इज WA। P से A तक ले जाया गया है और जो पोटेंशियल वर्क डन हुआ है ले जाने में और WA हुआ है, फिर उसके बाद P से B ले जाया गया है, तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ WB हुआ, और फिर C तक ले गए तो पोटेंशियल वर्क डन जो हुआ WC हुआ। तो बोल रहे हैं कौन सा वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू डेल भी। ठीक है, अब Q इंटू डेल भी हम लोग को यूज करना होगा हर पॉइंट पर। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस डिस्टेंस से इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लेते हैं यहाँ से डिस्टेंस ये हमारा x है, ठीक है, ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ से इस पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। P पॉइंट पर Vp जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/x होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना रहा VA पर, तो VA पर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r, अगर रेडियस है तो Q/r। VB पर पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और VC पर भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस इक्वल है। अब हम लोग को WA निकालना है, तो WA करेंगे तो Q इंटू, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, तो Q इंटू डेल भी करना होगा। डेल भी मतलब कि VP माइनस VA। ठीक है, ये हमारा WA निकला। WB निकालेंगे तो Q इंटू क्या करना होगा, VP माइनस VB, और उसी तरह से WC निकालेंगे तो Q इंटू VP माइनस VC। अब क्या ये तीनों डिफरेंट है या तीनों सेम है, या VA VB VC क्या है, तीनों का तीनों इक्वल है, तीनों का वैल्यू सेम है, तो ओवरऑल तीनों जो होगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा WA बराबर WB बराबर WC। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, ए पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड एलोंग ए सर्किल। एक पॉइंट चार्ज Q को सर्किल के अंदर रोटेट करवाया जा रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज Q। एक बार फिर से देख लेते हैं, पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड एलोंग ए सर्किल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज Q, द वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रोटेटिंग चार्ज। तो टोटल रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। मान लेते हैं हमारा एक चार्ज Q है, ठीक है, ये सेंटर पर रखा हुआ है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हर डायरेक्शन में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने तो यहाँ पर जो सरफेस होगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। अब यहाँ पर Q को अगर हम रोटेट करवाएं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव करने में, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला निकालें हम लोग, तो Q इंटू हम लोग डेल भी जानते हैं। अब डेल भी यहाँ पर 0 रहने वाला है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो हमको इक्वल पोटेंशियल मिलेगा, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। लेकिन ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस अगर मान लेते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, Q, और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है एक सर्किल में, तब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, तब तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर भी हम लोग का जो टोटल वर्क डन आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि आधा हाफ घूमने में जितना पॉजिटिव वर्क होगा, बाकी का आधा हाफ घूमने में उतना ही निगेटिव वर्क डन हो जाएगा, और टोटल मिला के ओवरऑल जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 0। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो चार्ज के प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जो टोटल चार्ज है वो क्या है, वो कांस्टेंट ही है, ये सही है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, ए पॉइंट चार्ज इज ब्राउट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द नियर बाई पॉइंट इज। क्या बोल रहा है, एक पॉइंट चार्ज है, इज ब्राउट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ए डायरेक्शन है। अब यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो पहला केस में हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब लाते हैं, तो करीब लाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर होगा, तो एक क्या करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, श्योर डिक्रीज विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। तो इसको हम लोग सही नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो विल इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव। हम यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव लिए, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब इसको क्लोज लेकर के आ रहे हैं जो डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है विल डिक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव। अब चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ लिखा नहीं है, दिया नहीं है। अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहा तब क्या होगा, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पास लेकर के आए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो ए स्टेटमेंट भी गलत होगा। हम श्योर नहीं बोल सकते हैं कि विल डिक्रीज, डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है। उसके बाद सी ऑप्शन है मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्ज पॉजिटिव है और ए इंक्रीज कर रहा है, तो मे इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद है मे डिक्रीज इफ चार्ज इज निगेटिव। अब चार्ज अगर निगेटिव ले लें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग निगेटिव चार्ज अगर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको करीब लेकर के जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और ए भी खुद इस डायरेक्शन में है। तो जितना क्लोज लेकर के जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीज करेगा। तो और नीचे वाला ऑप्शन देखते हैं, अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेते हैं और इसको करीब लेकर के जाते हैं तो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये जो डायरेक्शन है अपोजिट होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होता है वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो इसको अंदर की ओर दिखाएंगे तो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को और कम कर देगा। तो मे डिक्रीज, ये भी हमारा ऑप्शन सही है, कम हो सकता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इस फील्ड में एक डायपोल को रखा जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक डायपोल को रख लिए। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। तो बोल रहा है नेट फोर्स, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो। तो बोल रहा है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा इस पर जीरो लगेगा। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इस पर तो इधर की ओर लगेगा, और निगेटिव चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल में भी जीरो, बोल रहा है कि नेट फोर्स जो है जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जीरो हो सकता है। कोई दूसरा कंडीशन लेके देखते हैं, मान लेते हैं हमारा यहाँ पर डायपोल रखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो जाएगा टोटल फोर्स, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है निगेटिव चार्ज की वजह से। अब इसको अगर दो कंपोनेंट में हम लोग बांटें तो एक तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इसको अगर दो कंपोनेंट में बांटे तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा ए फोर्स और ए फोर्स कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, फिर भी हम दूसरा जो कंपोनेंट देख रहे हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो फिर फोर्स जीरो होने का सवाल नहीं है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। उसके बाद है द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी जीरो। तो टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहा है। तो टॉर्क जीरो करने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो यहाँ पर हम लोग बना लिए, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर तो टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है सी वाला वो भी गलत हो गया। द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी जीरो नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू फील्ड में भी जीरो। बोल रहा है क्या कभी जीरो हो सकता है? हाँ, एक कंडीशन में जीरो हो सकता है, अगर चार्ज हमारा सेंटर पर रखा हो और डायपोल इस तरह से हो तब, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जो हम लोग स्टार्टिंग में देखा नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो टॉर्क यहाँ पर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और यहाँ पर डायपोल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, डायपोल अगर थोड़ा सा हट करके रहता तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर का कुछ वैल्यू होता है। यहाँ पर आर का वैल्यू जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हम लोग का जीरो आ रहा है, तो इसलिए डी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको बता दे रहे हैं।
अब डाइपोल अगर हमारा यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ कर ले तो यहाँ से इसके सेंटर से जो डाइपोल है उसको सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा। अगर इसको हम लोग ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे तो ये सिर्फ खिंचाएगा, रोटेट होने का यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। तो उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला है ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ले लेते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। तो बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक पर जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये दोनों फोर्स डिफरेंस, दोनों के जो डायरेक्शन है उसमें डिफरेंस है, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू प्लस क्यू और यहाँ पर फोर्स आएगा माइनस क्यू। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ ले, मॉड ले दोनों का, तो दोनों क्यू इक्वल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल। तो ये हमारा सही है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इक्वल होगा, जब फोर्स इक्वल नहीं है तो एक्सेलरेशन इक्वल होने का कोई सवाल नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन में बी इक्वल। तो मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्यू। ठीक है, और इतना इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, जहाँ पर क्यू हमारा चार्ज है, एम मास है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, चार्ज भी दोनों के लिए कांस्टेंट है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें तो। लेकिन मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम नहीं होता है, दोनों का डिफरेंट होता है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और एक बार कोशिश करेंगे रिवीजन सारा का कर ले, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक में इंटर करेंगे। थैंक यू।